हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सोशियोलॉजी में जब बात आती है थ्योरी के निर्माण की, जब सिद्धांत निर्माण की बात आती है तो वहाँ पे दो तरीके के पहलू निकल कर के आते हैं। कुछ सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि मानते हैं कि समाजशास्त्र में वृहद सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, लेकिन कुछ सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि मानते हैं कि सूक्ष्म कल्पनाओं पर आधारित सिद्धांतों को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो समाजशास्त्र में ना तो हम बिल्कुल वृहद सिद्धांतों को अप्लाई कर सकते हैं और ना ही जो बिल्कुल ये सूक्ष्म सिद्धांत होते हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर बीच का विकल्प क्या होता है कि हम मध्य के जो सिद्धांत हैं, मध्य अभिसीमा वाले सिद्धांत, उनको अप्लाई करें। इसी चीज़ को प्रैक्टिकली बताया अपने सिद्धांतों के रूप में वो थे अमेरिकन समाजशास्त्री R.K. मर्टन। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं की थ्योरीज को जानेंगे, उन्होंने क्या क्या प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, क्या हैं, उनको डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत है, इसका विचार मर्टन के माइंड में कहाँ से आया। तो मर्टन जो थे ये पार्सन्स को काफ़ी हद तक फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? पार्सन्स को। लेकिन पार्सन्स जो थे ये मानते थे कि समाजशास्त्र में एक ऐसा सिद्धांत बनाया जाए जो कि पूरे समाज पर लागू किया जा सके। मतलब कोई भी थ्योरी ऐसी हो जिसको हम कहीं भी, विश्व के कहीं भी, किसी भी देश पर, किसी भी जगह पे उस चीज़ को अप्लाई कर सकें और निष्कर्षों को निकाल सकें। लेकिन मर्टन ने कहा कि प्रैक्टिकली ये चीज़ संभव नहीं है। क्यों ये चीज़ संभव नहीं है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मर्टन समाजशास्त्र अभी उतना परिपक्व नहीं है, उतना अभी इसमें मतलब जो सोशियोलॉजी है, जो इसके अध्ययन करता है, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इतना अधिक अभी उनको नॉलेज नहीं है। अभी चूँकि ये न्यू साइंस है तो इसमें इतना परिपक्वता नहीं है कि एक ऐसा थ्योरी बनाई जाए, एक ग्रैंड थ्योरी बनाई जाए जो कि पूरे समाज पर लागू हो सके। तो पार्सन्स का जो ग्रैंड थ्योरी का सिद्धांत था इसको नकार दिया मर्टन ने। तो फिर इन्होंने कहा कि क्या चीज़ अप्लाई की जा सकती है। तो मर्टन ने कहा कि ना तो हम बिल्कुल ग्रैंड थ्योरी को अपनाएंगे और ना ही बिल्कुल हाइपोथेसिस टाइप के सिद्धांतों को, हम बीच के सिद्धांतों को अपनाएंगे। बीच के सिद्धांत मतलब मध्य अभिसीमा। एक तरफ इसके वृहद सिद्धांत होंगे, एक तरफ होंगी सूक्ष्म प्रकल्पनाओं टाइप। अब ये मध्य अभिसीमा सिद्धांत क्या है? तो अकॉर्डिंग टू मर्टन ये जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत है ये खुद में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थियरी नहीं है अपने आप में। ये एक तरीके से सिद्धांत निर्माण की एक प्रक्रिया है, एक छोटा सा जनरलाइजेशन होता है, सिद्धांत निर्माण की एक प्रोसेस होती है। तो स्टार्टिंग में इसको हम करते करते, मतलब हम वास्तविकता को जानने की कोशिश करते हैं ना। रिसर्च में हमारा मुख्य पर्पस क्या होता है कि सच क्या है, हम रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मध्य अभिसीमा सिद्धांत है ये एक तरीके का माध्यम बनता है सच तक पहुंचने का। तो हम छोटे छोटे जनरलाइजेशन करते हैं, छोटे छोटे थियरीज बनाते हैं। फिर उनके बाद जब समाजशास्त्रियों में और समाजशास्त्र में परिपक्वता आ जाएगी तो यही सिद्धांत फिर क्या हो जाएंगे, ये बाद में बन सकते हैं एक सार्वभौमिक नियम। लेकिन तब जब ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से हों और इनमें परिपक्वता आ जाए। ठीक, तो ये मध्य अभिसीमा सिद्धांत क्या है अकॉर्डिंग टू मर्टन? सत्य तक पहुंचने का एक माध्यम है, सिद्धांत निर्माण का एक माध्यम है कि हम कैसे रियलिटी को जानेंगे। अब यहाँ पे एक बात उठती है कि ये ग्रैंड थ्योरी क्या है जिसका मर्टन ने विरोध किया। तो ग्रैंड थ्योरी जैसे कि आपका कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, ठीक है। तो उन्होंने आर्थिक निर्धारणवाद के आधार पर बता दिया कि जितना भी विश्व है, जितने भी विश्व के देश हैं, सभी जगह पे वर्ग संघर्ष हुआ, इसी आधार पर परिवर्तन हुआ और यही सच है। मतलब उन्होंने बता दिया और उन्होंने कहा कि इसी चीज़ को मान लो। तो मर्टन ने कहा कि ऐसा नहीं है, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हो सकते हैं जहाँ पे स्थिति इनसे भिन्न हो सकती है। ऐसे ही आपके जो मेलिनोवस्की थे, तो मेलिनोवस्की ने दे दिया सार्वभौमिक प्रकारवाद कि जो कुछ भी है वो सब कुछ उसका कुछ ना कुछ प्रकार ही होगा। लेकिन मर्टन ने इस चीज़ को भी नकार दिया, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया। मर्टन ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि समाज में जो कुछ भी है उसका प्रकार हो, उसके कई सारे परिणाम हो सकते हैं। कहीं तो उसका
प्रकार के रूप में हो सकता है, कहीं पे वही चीज़ दुष्प्रकार के रूप में हो सकती। मतलब एक ही चीज़, इकाई का एक ही कार्य किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अभी शिक्षा किसी के लिए अच्छी हो सकती है, अब किसी को यही चीज़ बुरी लग सकती है, तो वो प्रकार भी हो सकता है और वो चीज़ दुष्प्रकार भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ प्रकार्यात्मक ही हो। तो ये ग्रैंड थियरी का खंडन करके इन्होंने कहा कि हमको रियलिटी तक पहुँचने के लिए मध्य अभिसीमा को अपनाना चाहिए, जहाँ पे ना तो वृहद होगा ना ही बिल्कुल सूक्ष्म प्रकल्पना, बल्कि इनके बीच की चीज़ को हम पकड़ेंगे और इस बीच की थियरी को लेकर के चलेंगे हम, और सच को पहुँचने के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे। ये एक तरीके का आनुभाविक तरीका है, ठीक है, जो कि हम सिद्धांत निर्माण के लिए यूज़ करेंगे। अगली चीज़ जो हम मर्टन में पढ़ेंगे वो है इनका प्रकारवाद। मर्टन अपने प्रकारवादी सिद्धांत के लिए ही जाने जाते हैं। तो क्या है इनकी फंक्शनल थियरी, हम इसको जानेंगे। तो रॉबर्ट मर्टन का जो प्रकारवाद था, इसको बोला जाता है अनुभूतिमूलक प्रकारवाद। इन्होंने आनुभाविक चीज़ों को अप्लाई किया, आनुभाविक चीज़ों पर ही आधारित रखा अपना सिद्धांत, तो इसको बोला जाता है अनुभूतिमूलक प्रकारवाद। इन्होंने मेलिनोवस्की का जो सार्वभौमिक प्रकारवाद था, जैसा मैंने अभी बताया, तो इसका खंडन किया और इसके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें बताई कि दुष्प्रकार भी हो सकते हैं, कुछ प्रच्छन्न प्रकार भी हो सकते हैं। तो इकाइयों के जो प्रकार हैं, इसको मर्टन ने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, उसके अलग अलग प्रकार बताए। तो कौन कौन से प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू मर्टन? मर्टन ने कहा कि समाज में, जैसे ये समाज है, इसकी अलग अलग इकाइयाँ हैं। इकाइयाँ माने कि जैसे समाज की इकाई है परिवार, समाज की इकाई है धर्म, समाज की इकाई विवाह रूपी संस्था, समाज की इकाई शिक्षा। तो ये छोटी छोटी इकाइयाँ, ठीक, इसके खंड समाज के, जो कि समाज को बनाते हैं। तो इनका अलग अलग प्रकार होगा, या तो किसी के लिए वही चीज़ बुरी हो सकती है, या फिर किसी के लिए हो सकता है उसका कोई इफेक्ट ही ना हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो इसको इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? मुख्यतः 3 में, फिर उसके बाद 2 में, ठीक है। तो समझते हैं। तो सबसे पहले मर्टन ने बताया प्रकार। अकॉर्डिंग टू मर्टन, प्रकार का मतलब होता है संपूर्ण को दिया गया योगदान। कोई भी इकाई जो इसको योगदान देती है, इसको बनाए रखने के लिए, ये है प्रकार। और प्रकार के मर्टन ने बताए 2 भाग। कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से हैं? पहला भाग है प्रकट प्रकार। प्रकट प्रकार वे प्रकार होते हैं जो कि सामाजिक संरचना की इकाई द्वारा उसको किए जाते हैं, योगदान दिया जाता है, और उस इकाई से अपेक्षा भी होती है कि वो इकाई ऐसा करेगी। मतलब ऐसे प्रकार जो कि स्वीकार्य होते हैं और वांछित भी होते हैं। जैसे कोई धार्मिक आयोजन आप ले लो, तो धार्मिक आयोजन का प्रकट प्रकार क्या होता है कि लोग धार्मिकता के माध्यम से सामाजिक रूप से संगठित रहें, उनमें संगठन बना रहे, वो अपने तनाव को भूल जाएं और अपनी संस्कृति को सीखते रहें। तो ये होता है धार्मिक आयोजन का प्रकट प्रकार। मतलब धर्म को इसीलिए बनाया गया कि लोग अपने कार्यों को ठीक तरीके से सुचारू रूप से करें, उनमें ईश्वर का भय बना रहे थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें करने के लिए इस इकाई को बनाया गया। तो ये हो गया प्रकट प्रकार, मतलब जो कि समाज चाहता भी है और जो कि स्वीकार्य भी है और वांछित भी, ठीक। तो ये हो गया प्रकट प्रकार। दूसरा प्रकार बताया प्रच्छन्न प्रकार। प्रच्छन्न का मतलब होता है छुपा हुआ, जो चीज़ समाज चाहता नहीं था और ना ही उस चीज़ को स्वीकार कर रहा है, लेकिन अब वो चीज़ हो गई है छुपे हुए रूप में, उसके अंतर्गत निहित है। जैसे कि आपका धार्मिक कोई आयोजन हो रहा है और वहाँ पर भीड़ एकत्रित है और उस भीड़ में कुछ लोग आ जाते हैं और वो वहाँ पे सपोज दैट कि दंगा कर देते हैं। तो धार्मिक आयोजन किस लिए था? एकता को बनाए रखने के लिए, लेकिन अब दंगा हो गया तो फिर वो ना तो समाज स्वीकार कर रहा था, ना ही उस चीज़ को चाहता था कि ऐसा हो। तो ना तो वांछित है और ना ही स्वीकार्य है। तो वो हो गया प्रच्छन्न प्रकार। अगली चीज़ बताई मर्टन ने दुष्प्रकार। दुष्प्रकार क्या है? दुष्प्रकार
वो कार्य हैं किसी भी इकाई के जो कि सामाजिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं, सामाजिक संतुलन में अस्थिरता पैदा करते हैं, मतलब कि सामाजिक संरचना को, उसके संतुलन को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चोरी करना, अब समाज तो नहीं कहता है कि आप ऐसा करो, और झूठ बोलना हो गया, समाज विरोधी कार्य जो कि सामाजिक संतुलन को बिगाड़ करके रख देते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे काहे में, दुष्प्रकार में। ठीक, एक तीसरी अवधारणा यहीं पे दी मर्टन ने कि कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उनको कहेंगे हम अकार्य। ठीक, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है एनोमी का, क्योंकि हमने दुष्प्रकार पढ़ा तो यहाँ पे आया कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि सामाजिक संरचना को बिगाड़ती हैं, उसको तोड़ने का, उसको अस्थिर करने का काम करती हैं। तो इस चीज़ को मर्टन ने कहा कि इसी से संबंधित एक और चीज़ भी है जो कि है विसंगति या फिर आदर्श शून्यता या फिर प्रतिमानहीनता। तो इसको उन्होंने नाम दिया एनोमी। मर्टन के अकॉर्डिंग जब कोई भी पर्सन, उसका लक्ष्य कुछ और होता है और उसको साधन मतलब भर के नहीं मिल पाते हैं, तब वो नियमों को मानना छोड़ता है। अब एनोमी का कॉन्सेप्ट दिया था दुर्खीम ने भी, मर्टन ने भी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दुर्खीम मानते हैं कि जब आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं तब व्यक्ति नियमों को मानना छोड़ देता है, लेकिन मर्टन ने कहा कि जब व्यक्ति के लक्ष्य और साधनों में अनुरूपता नहीं होती है, लक्ष्य कुछ और हैं और उसको जो साधन दिए जा रहे हैं समाज के द्वारा वो कुछ और हैं, तो व्यक्ति क्या करता है कि उसके सामने कोई आदर्श नहीं रहता, फिर वो नियमों को मानना छोड़ देता है। कोई भी प्रतिमान वो नहीं मानता है, कोई भी आदर्श वो नहीं मानता है, क्योंकि उसके जो लक्ष्य हैं उसके अकॉर्डिंग उसको साधन नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने लक्ष्य और साधन की बात की है, जबकि दुर्खीम ने आवश्यकताओं की बात करी। तो ये हो गया एनोमी का कॉन्सेप्ट। यहीं पर इन्होंने बताया स्ट्रेन थ्योरी। स्ट्रेन थ्योरी माने कि विचलनकारी व्यवहार। विचलनकारी व्यवहार, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जब व्यक्ति नियमों को मानना छोड़ देता है तो क्या होता है कि वो विचलनकारी व्यवहार करता है। तो वो कितने प्रकार का होता है, तो उसको 5 प्रकारों में विभाजित किया मर्टन ने। ये जो स्ट्रेन थ्योरी है ये आई थी 1938 में, इसके आसपास में। तो इसमें इन्होंने लक्ष्य और साधनों के माध्यम से बताया 5 स्थितियां हो सकती हैं। ठीक, कौन कौन सी 5 स्थितियां? तो पहली स्थिति होती है अनुरूपता। अनुरूपता यानी कि कन्फॉर्मिटी, जहाँ पे व्यक्ति को उसके पास लक्ष्य भी होते हैं और उसके पास साधन भी होते हैं, मतलब कि उसका मीन भी उसको पता है, उसका गोल भी उसको पता है, जो उसका लक्ष्य है उसी के अकॉर्डिंग उसको साधन मिलता है। तो ये हो गया अनुरूपता में, अनुरूपता यानी कि कन्फॉर्मिटी में। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन आती है नव प्रवर्तनवाद। नव प्रवर्तनवाद यानी कि इनोवेशन। इनोवेशन में क्या होता है कि व्यक्ति के पास गोल तो होता है, लक्ष्य तो होता है कि उसको नया कुछ करना है, कुछ नई चीज़ करनी है, लेकिन सोसाइटी उसको मना कर देती है कि आपको नया कुछ नहीं करना है, तो फिर सोसाइटी उसको साधन नहीं प्रोवाइड करवाती है। तो लक्ष्य है कि नया कुछ करना है इनोवेशन में यानी नव प्रवर्तनवाद में, लेकिन साधन नहीं मिल रहे हैं, सोसाइटी उस चीज़ को मना कर रही है, तो साधन नहीं मिल रहे हैं, साधन में माइनस हो जाएगा। फिर तीसरी सिचुएशन आती है विधिवाद यानी कि रिचुअलिज्म, जहाँ पे थोड़ा सा कर्मकांडवादी हो जाता है पर्सन। तो कर्मकांड में क्या होता है, व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होता, व्यक्ति को नहीं पता है कि वो क्यों कर रहा है, लेकिन अब सोसाइटी ने उसको ज़बरदस्ती साधन पकड़ा दिया। मतलब जैसे धार्मिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी रिचुअलिज्म में आ जाएंगी, विधिवाद में आ जाएंगी। व्यक्ति को नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है, कोई त्यौहार क्यों मना रहा है, कोई पूजा पाठ क्यों कर रहा है, कोई अनुष्ठान क्यों कर रहा है, लेकिन अब समाज ने उसको साधन दे दिया यानी कि तुमको ये करना ही करना है, तो अब वो ये चीज़ कर रहा है, ज़बरदस्ती उसको करवाया जा रहा है। चौथी सिचुएशन आती है जिसको मर्टन ने कहा रिट्रेटिज्म यानी कि वापसी। वापसी की स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति के पास ना तो साधन होते हैं और ना ही
लक्ष्य होता है। मतलब कि उसको ना तो पता है कि कहाँ पे पहुँचना है और ना ही उसको ये चीज़ पता है, सोसाइटी उसको ना ही ऐसा करने के लिए साधन प्रोवाइड करती है। जैसे कोई शराबी है तो शराबी का कोई गोल नहीं होता। कोई गोल होता है? नहीं होता है। बस ऐसे ही एवें एवें के लिए वो शराब पी लेता है और सोसाइटी इस चीज़ को मना करती है तो सोसाइटी इसके लिए साधन भी प्रोवाइड नहीं करवाती है। जैसे कि चोरी करना हुआ तो उसका भी कोई गोल नहीं होता है और सोसाइटी इस चीज़ को मना करती है तो यहाँ पे उसका कोई साधन भी प्रोवाइड नहीं करवाती। तो जितने भी डेविएंस वाले बिहेवियर होते हैं, विचलनकारी व्यवहार, वो सारे के सारे वापसी यानी कि रिट्रेटिज्म के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट कंडीशन यानी कि फिफ्थ कंडीशन कौन सी होती है, उसको मर्टन ने कहा विद्रोह। विद्रोह यानी कि रिबेलियन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को लक्ष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, साधन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जितने भी आंदोलन, जितने भी बगावत होती है, हो सकता है उन आंदोलनों का कोई एक निर्धारित लक्ष्य हो या फिर हो सकता है वो ऐसे ही हो गए हों, हो सकता है उनको करने के लिए उनको साधन मिले हों या फिर हो सकता है उनको करने के लिए व्यक्ति को साधन ना मिले हों। तो यहाँ पे लक्ष्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, साधन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मर्टन ने बताया कि समाज व्यक्ति पर समाज द्वारा जितने भी निर्धारित उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दबाव डालता है। तो कभी कभी व्यक्ति को लक्ष्यों के अकॉर्डिंग साधन प्राप्त होते हैं, कभी कभी नहीं प्राप्त होते। मतलब समाज चाहता है आपसे कि आप जो भी निर्धारित उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम करो। तो कभी कभी आपको उसके लिए आपको मीन्स मिलते हैं आपके गोल्स के अकॉर्डिंग, कभी कभी आपको वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती हैं। तो ये है स्टेन थ्योरी अकॉर्डिंग टू मर्टन। अगला कॉन्सेप्ट है प्रकार्यात्मक विकल्प। प्रकार्यात्मक विकल्प क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि मर्टन ने कहा कि सब कुछ प्रकारवादी नहीं हो सकता। समाज में कुछ का प्रकार होगा, कुछ का दुष्प्रकार होगा और कुछ का अप्रकार भी हो सकता है। ठीक, तो जब ये चीज़ बताई तो मर्टन ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक इकाई का निर्धारित प्रकार हो। जैसे कि इनसे पहले ये चीज़ मानी जाती थी कि जितनी भी इकाइयां हैं समाज, मतलब कि जैसे कि परिवार, तो परिवार को बनाया क्यों गया? ताकि इसके कुछ निर्धारित प्रकार दे दिए गए, प्रजनन कार्य करो, आप बच्चों का पालन पोषण करो, बच्चों का समाजीकरण करो, ये सारी की सारी चीज़ें निर्धारित कर दी गई। तो एक आपकी इकाई बना दी गई, निर्धारित कर दी गई कि आपका वही प्रकार है, आपको वो चीज़ करनी है। मतलब मर्टन से पहले ये चीज़ माना जाता था कि समाज में जितनी इकाइयां हैं उनका प्रकार निश्चित है, तो उनको वही कार्य करना है। लेकिन मर्टन ने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस इकाई का जो कार्य निर्धारित है वही इकाई उस कार्य को करे। हो सकता है उसके अलावा भी कोई दूसरी इकाई आ जाए जो कि विकल्प के तौर पर, ऑप्शन के तौर पर उस काम को करे। जैसे परिवार का कार्य क्या है कि बच्चों का समाजीकरण, लेकिन अभी परिवार के अलावा भी कुछ इकाइयां हैं, जैसे कि शिक्षा हो गई, ये भी समाजीकरण का काम करती है। और जैसे कि द्वितीयक संस्थाओं में बहुत सारी अनेक संस्थाएं आ जाती हैं, जैसे राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्थाएं करती हैं, आर्थिक समाजीकरण आर्थिक संस्थाएं करती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इकाइयां होती हैं जो कि व्यक्ति के समाजीकरण में योगदान निभाती, जबकि पहले ये मुख्य रूप से किसका काम था? परिवार का। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इकाई का जो निर्धारित प्रकार है वो वही इकाई करे, दूसरी इकाई भी एज ए ऑप्शन, एज ए विकल्प उसका प्रकार कर सकती है। ठीक है, तो ये है प्रकारात्मक विकल्प की जितनी भी इकाइयां हैं उनका एक विकल्प भी मौजूद रहता है सामाजिक संरचना में। अगला कॉन्सेप्ट है हिप्पी कल्चर। हिप्पी कल्चर क्या होता है? एक तरीके का काउंटर कल्चर होता है। काउंटर कल्चर मतलब कि जहाँ पे समाज से थोड़ा सा हट के जो समाज की मेन संस्कृति है, जो मेन कल्चर है, मेन कल्चर से थोड़ा सा हट के चीज़ें फॉलो की जाती हैं। मुख्य संस्कृति क्या है कि आप पारंपरिक परिधानों में रहो, पारंपरिक नृत्य संगीत को करो, पारंपरिक बोलचाल वेशभूषा को करो, ठीक। लेकिन उससे थोड़ा सा हट के कुछ न्यू चीज़ करी जाती है। अब ये बिल्कुल अगेंस्ट नहीं होता है सोसाइटी के, लेकिन हाँ जो मेन कल्चर होता है उससे थोड़ा सा हट के होता है, एक तरीके का काउंटर कल्चर होता है। जैसे कि आपका रॉक म्यूजिक हो गया, न्यू जो फैशनेबल ड्रेसेस वगैरह हो गई, तो ये सब
उसी का एग्जाम्पल है। अगला कॉन्सेप्ट है स्वतः साधक भविष्योक्ति। स्वतः साधक भविष्योक्ति में मिल्टन ने बताया कि अक्सर समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में झूठी उम्मीद या कि कथन बोल देता है, बाद में किसी तरीके से वो सच हो जाता है, सपोज दैट एनी हाउ। तो फिर व्यक्ति क्या कहता है कि मैंने ऐसा बोला था इसलिए ऐसा हो गया। तो वो हो गया कि मैंने ये चीज़ कही थी इसलिए ये चीज़ सच हो गई। जैसे हम लोग के घर पे अक्सर हमारी मम्मा लोग ये चीज़ बोलती हैं कि वहाँ पे मत जाना वरना आपके साथ ये चीज़ हो जाएगी, या फिर ये काम मत करना वरना आपको ये चीज़ नुकसान हो जाएगा। अब सपोज दैट कि हमारे भी दिमाग में वही चीज़ बैठ गई, फिट हो गई, तो अब उस चीज़ को हमने पहले से ही मान रखा है, तो शायद हमारे एक्शन में भी वो चीज़ आ जाए। तो अगर वो चीज़ आ गई तो वो चीज़ सच हो गई। अब अगर सच हो गई तो फिर वो क्या बोलेंगी कि हमने ऐसा कहा था तो ये चीज़ ऐसी हो गई। जैसे मैं आपको बोल दूं कि कोचिंग क्लासेस मत लेना या फिर 3-4 क्लासेस मत लेना वरना एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ पहले से ही बैठ गई। अब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो हुआ। अब उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मेरी बात जो थी वो सच हो गई। तो मैंने कहा कि मैंने ऐसा बोला था इसलिए हो गया। तो एक तरीके की झूठी उम्मीद, झूठा कथन बाद में किसी तरीके से सच हो जाए, तो यही है स्वतः साधक भविष्योक्ति। अगला कॉन्सेप्ट है सेरेंडिपिटी पैटर्न। ये जो सेरेंडिपिटी है ये मिल्टन ने दिया था रिसर्च से संबंधित। अक्सर जब सोशोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं तो कई बार ऐसी इकाइयाँ, ऐसा कोई फैक्ट मिल जाता है जिसकी हमको उम्मीद नहीं होती है। मतलब हम उसको चाहते नहीं थे कि ये चीज़ मिल जाएगी, हमको नहीं पता था कि ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो वो चीज़ हम चाहते नहीं थे, मतलब हमको पता नहीं था कि ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन भाग्य से, सौभाग्य से हमको वो चीज़ मिल जाती है और हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो कोई ऐसी इकाई या कोई ऐसा फैक्ट मिल जाना जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये हमको मिल जाएगा, तो सौभाग्य से हमको वो चीज़ मिल गई। अगला कॉन्सेप्ट है मिल्टन का संदर्भ समूह। संदर्भ समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले दिया था हाइमन ने। हाइमन के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था मिल्टन ने। तो संदर्भ समूह में जो एक चीज़ आती है सापेक्षिक वंचना। सापेक्षिक वंचना का जो अवधारणा है ये दिया था स्टॉफर ने। ठीक, अब समझते हैं संदर्भ समूह क्या होता है। तो मिल्टन के अनुसार कोई ऐसा समूह जिसके हम सदस्य होते नहीं हैं लेकिन होने की इच्छा रखते हैं, या फिर जिसको संदर्भित करके, जिसको हम मान करके कि हमको वहाँ पे पहुँचना है, उसको संदर्भित करके हमारे सभी कार्य होते हैं। कैसे? सपोज दैट कि आपको क्या करना है कि आपको आर्मी में जाना है, आर्मी का एक ग्रुप है, उसको आपने मान लिया संदर्भ समूह। तो आप अपने आप को डेली उसी के अकॉर्डिंग ट्रेन कर रहे हो, अपने रूटीन को उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो और अपने जो माइंड को, सारी चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हो कि आपको वहाँ पे पहुँचना है। तो अभी आप उसके सदस्य हो नहीं, लेकिन आप उसको संदर्भित करके, क्योंकि आप उसको वहाँ उस समूह की सदस्यता लेना चाहते हो। तो एक ऐसा समूह जिसकी सदस्यता हम पाना चाहते हैं, अभी है नहीं, और उसी को संदर्भित करके हम सभी एक्शन करते हैं अपने, तो वो हो जाएगा हमारा संदर्भ समूह। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आप प्रोफेसर हो नहीं, लेकिन आपको कोई प्रोफेसर का ग्रुप है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप अपने आप को उसी को संदर्भित करते हुए समस्त कार्य कर रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे पहुँचना है। ये कॉन्सेप्ट गर्ल्स के उसमें भी लिया जा सकता है। जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को अक्सर ट्रेन किया जाता है कि हम मैरिज के बाद किस तरीके से वहाँ पे काम करना है, कैसे किस तरीके से वहाँ पे रहना है। तो जिस समूह के आप सदस्य हो नहीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से आप वहाँ के सदस्य होना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो समूह है ये ज़्यादा अच्छा है आपके समूह से, तो आप वहाँ के सदस्य होना चाहते हो, तो इसलिए अपने सभी कार्य उसी के अकॉर्डिंग करने लगते हो, आपके आचार विचार सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका संदर्भ समूह। जैसे कि आप मान लो इंडियन जो होते हैं, ज़्यादातर हम लोग वेस्टर्न को फॉलो करते हैं, तो अब वो हो गया हमारे लिए संदर्भ समूह। अगला कॉन्सेप्ट है भूमिका आदर्श। अक्सर
जीवन में हम किसी न किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल वो पर्सन होता है जिसके सभी कार्यों को हम टू कॉपी फॉलो करना शुरू कर देते। जैसे हमारा कोई टीचर हो सकता है, हमारे फादर हो सकते हैं, या फिर हमारे रिलेशन में कोई पर्सन हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि हमको बहुत अच्छा लगता है, जिसकी विशेषताएं हमको बहुत अच्छी लगती हैं, उसके कामों को, उसकी क्वालिटीज़ को हम बिल्कुल A to Z फॉलो करना शुरू कर देते। तो हमारा रोल मॉडल, ठीक, वो हो गया हमारा भूमिका आदर्श। अगला कॉन्सेप्ट मर्टन ने दिया भूमिका पुंज और बहुल भूमिका का। तो भूमिका पुंज और बहुल भूमिका मैंने बहुत बार बताया है, एक बार जल्दी से बता देती हूँ। भूमिका पुंज, पुंज का मतलब क्या हुआ, भूमिकाओं की गठरी, और बहुल भूमिका मतलब कि अलग अलग बिखरी हुई हैं। तो भूमिका पुंज में परिस्थिति एक ही है, यहाँ पे परिस्थिति एक ही है, लेकिन भूमिकाएं उससे बहुत सारी जुड़ जाती हैं। जैसे एक टीचर होता है तो टीचर की परिस्थिति एक ही है, लेकिन उसको स्टूडेंट से भी संपर्क करना है, स्टूडेंट के माता पिता से भी, और जो उसके स्टाफ के लोग हैं उससे भी, प्रबंधक से भी, प्रिंसिपल से भी, जो लोअर स्टाफ है उनसे भी। तो परिस्थिति एक ही है लेकिन भूमिकाएं अनेक हो गई। और बहुल भूमिका में क्या होता है कि एक ही टाइम पे व्यक्ति की बहुत सारी भूमिकाएं हो जाती हैं। मतलब कि वो पुत्र भी है, और वो भाई भी है, वो एक विद्यार्थी भी है, और वो किसी क्लब का मेंबर भी हो गया। तो अलग अलग भूमिकाएं, ठीक। तो ये हो गया बहुल में। लास्ट कॉन्सेप्ट है रोल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि भूमिका संघर्ष। अक्सर होता है कि जब हमको मतलब कि भूमिका की अलग अलग दो भूमिकाएं, ठीक है, तो दोनों के अलग अलग मांगे हो गई। तो अब उसमें हमको ये संघर्ष होता है कि हम इसको निभाएं या उसको निभाएं। कि आप जज हो और आपका बेटा चोर हो गया, तो आपके पास दो भूमिकाएं हैं। एक तो जज की, जो कि कहती है कि आप उसको पनिश करो। दूसरी भूमिका है पिता की, जो कि क्या कहती है कि आप उसको छोड़ दो। तो अब यहाँ पे आपके सामने संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई महिला है, तो सपोज दैट कि वो टीचर है और उसकी पुत्री बीमार हो गई। तो अब वो एज ए टीचर उसका कर्तव्य क्या है कि वो कॉलेज जाए, पढ़ाए, लेकिन एज ए माँ उसका कर्तव्य क्या है कि वो अपनी पुत्री के पास रहे, उसकी देखभाल करे। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे उसको संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उसकी किस चीज़ को वो निभाए। तो ये है रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। वैसे मर्टन बहुत ही विस्तृत रूप में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे मैं क्लियर करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।